सुना और यही समझा कि तुम लोग पैसों की खेती करना चाहते थे। क्यों, सही है ना? अरे तुम लोग तो उस पैसों को अपने घर में भी गाड़ सकते थे, तो इतने बड़े पेड़ के नीचे गाड़ने की क्या जरूरत थी? और हाँ महाराज, इसके अलावा वहाँ रोज जाकर पैसों की देखभाल करना भी तो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मंत्री। अब सही से ये बताओ कि तुम दोनों में से चोरी किसने की है? बिना किसी डर के बोलो, और हाँ, झूठ मत बोलना। हे राजाधिराज, ये जो लूकस है, ये इसी का काम है। बिल्कुल गलत, और ये सरासर नाइंसाफी है महाराज। ये चोरी इसने खुद की है। महाराज, ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, इसीलिए इनको पीट पीट कर सच का पता लगाना ही होगा। इसलिए महाराज, आप हमें इन्हें मारने की आज्ञा दे। पर मंत्री जी, गलती इनमें से किसी एक ने ही की है, तो सजा दोनों ही क्यों भुगते? महाराज, आप अपने सिपाही भेजकर इसके घर की तलाशी लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। अच्छा, तो उसे यहाँ बुलाया जाए। वो यहाँ चल के नहीं आ सकते, उनके घुटनों में काफी दर्द है। तो ठीक है, उनके लिए पालकी भेजी जाए। मैं किसी बूढ़े आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ महाराज, मैं उस वृद्ध पेड़ देवता की बात कर रहा हूँ। एक पेड़ बात करेगा और तो और जुर्म का गवाह भी बनेगा। वाह भाई वाह, ये तो देखना ही पड़ेगा। सिपाहियों, मेरा रथ तैयार करो, मैं भी वहां जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर ये मांजरा क्या है। महाराज, ये सब उसकी चालाकी है, आप मेरा विश्वास कीजिए महाराज। तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, बेअदब कहीं के। मगर आज जाकर कोई फायदा नहीं होगा महाराज। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो वृक्ष देवता हफ्ते में एक दिन मौन व्रत का पालन करते हैं, और आज वही दिन है जिस दिन वो मौन रहेंगे। ठीक है, तो आज नहीं, हम कल जाएंगे। तुम लोग सब अपने अपने घर चले जाओ, मगर खबरदार, कोई इस राज्य से भागने की भूल ना करे, वरना उसका फल अच्छा नहीं होगा। मालिक, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलो भाग चलते हैं मालिक। अरे नहीं नहीं, हम नहीं भागेंगे। मैं जो कहता हूँ तुम बस वही करो। उस पेड़ में एक खोखली जगह है, तुम वहाँ चुपचाप जाकर उसमें बैठ जाना, और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मगर मालिक, अगर वहाँ कोई सांप रहा तो वो तुम्हें देखते ही बाप रे कहकर भाग जाएगा, और क्या। अच्छा सुनो, अभी तुम जाओ, और याद है ना, कल सुबह राजा और मंत्री आ रहे हैं। क्या कहना है ये तुम भूल तो नहीं जाओगे ना? पर मालिक, इतनी रात को अगर मैं वहां जाकर बैठा और मुझे ठंड लग गई, फिर मुझे खांसी हुई तो, या दम के कारण सांस फूलने लगी तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो तुम खींच खींच कर बोलना और रुक रुक कर सांस लेना। चलो अब जल्दी से जाकर उस पेड़ में छुप जाओ। चलो अब जल्दी से जाओ। क्यों? क्या कहा था मैंने पहले ही बोला था ना आपको। हाँ हाँ, मानता हूँ, मुझसे गलती हुई है। मैंने तुम्हें इतना कुछ बिना सोचे समझे कह दिया, पर अब तुम ही कुछ रास्ता बताओ ताकि उस बेईमान को सजा हो सके। ठीक है, कल मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मंत्री जी, आप वृक्ष देवता से प्रश्न पूछिए। हाँ महाराज। हे वृक्ष देवता, इनमें से कौन चोर, क्या आप बता सकते हैं? हे भगवान, वृक्ष देवता खास रहे हैं। सभी मेरी बात सुनो। लूकस है असली चोर। अरे ये क्या? ये तो एक बूढ़े की आवाज है। महाराज, ये पेड़ भी तो बूढ़ा ही है ना। सोचिए, कितने सालों से यहाँ पर है। ऐसा लगता है पेड़ को ठंड लगी है, शायद कल रात की बारिश में भीगने की वजह से ऐसा हुआ है। बेचारा बहुत खास रहा है। महाराज, अब तो आपको विश्वास हुआ ना
कि कौन असली चोर है। हुआ ना विश्वास? वो लूकस ने। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की। रुकिए रुकिए महाराज, आप हमें कोई सजा देने से पहले मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कौन है आप? मैं इस चोर की पत्नी हूँ। हैं? अरे ये क्या कह रही हो तुम नोवा? अब तुम भी? आप जल्दी से इधर आइए और सूखी लकड़ियाँ और पत्ते इस पेड़ के नीचे डाल दीजिए। फिर उसमें आग जलाकर प्रतिज्ञा करें कि आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। अरे 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 अरे, इन सब की क्या जरूरत है? उसकी पत्नी ने भी तो स्वीकार कर ही लिया है ना कि उसका पति ही चोर है, तो ये सब करने का क्या मतलब? जैसे ही नोवा ने उस पेड़ के नीचे आग जलाई, कुछ ही देर में उस पेड़ से बहुत जोर जोर से किसी की खांसने की आवाज आने लगी और झट से उस पेड़ के खोखले से एक बूढ़ा आदमी कूदकर बाहर निकल आया। अरे ये क्या? कौन है ये आदमी? हे भगवान, ये तो सैमुअल का नौकर है। तो यही इस पेड़ की खोखली जगह में छिपा हुआ था और वृक्ष देवता बनने का ढोंग कर रहा था। क्या क्या क्या? महाराज को क्या तुमने बुद्धू समझा है? सिपाहियों, जल्दी से इस चोर को पकड़ो और उसके नौकर को भी, और उनको पेड़ के साथ बांध दिया जाए। आज ही उनकी सजा सुनाई जाएगी। और इसी तरह लूकस की बुद्धिमान पत्नी नोवा के कारण सैमुअल और उसके नौकर को कड़ी से कड़ी सजा मिली। राजा ने लूकस को उसके सारे पैसे वापस कर दिए और आगे चलकर नोवा और लूकस एक सुखी जीवन जीने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था जिसे राजा अलेक्जेंडर चलाया करते थे। ये उसी राज्य की कहानी है जिस राज्य में एक प्रिंस रहा करता था जिसका नाम था चार्ल्स। वो काफी चतुर और समझदार था, एकदम अपने पिता की तरह। उसने वो सारी चीजें सीखी जो एक प्रिंस को आनी चाहिए। प्रिंस होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी था। चार्ल्स अपने पिताजी की राजगद्दी को संभाले हुए देख काफी प्रसन्न हुआ करता था। ये बात राजा ने गौर की और राजा को समझ आ गया कि यही सही वक्त है प्रिंस को शाही तलवार से रूबरू करवाने का। राजा अपने भाई अल्बर्ट से कहते हैं, मुझे लगता है चार्ल्स बड़ा हो रहा है, यही सही वक्त है। प्रिंस को अब शाही तलवार सौंप देनी चाहिए। अल्बर्ट अपने भाई से जलता था क्योंकि राजा और चार्ल्स को सब पसंद करते थे। एक दिन राजा अलेक्जेंडर अपने भाई अल्बर्ट के साथ प्रिंस चार्ल्स के कमरे में गए। क्या हुआ पिताजी, आज आप यहाँ? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का? राजा हंसते हुए बोलते हैं कि बेटा, आज मैं बहुत विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रिंस काफी उत्साह के साथ राजा की बात सुनने लगा। राजा अपनी तलवार निकालते हुए उसे बताते हैं कि बेटा, ये देखो, ये है हमारी पुश्तैनी तलवार जो हमारे दादा परदादा के ज़माने से चलती आ रही है। ये तलवार आज से तुम्हारी हुई। पर पिताजी, ये तो आपकी तलवार है ना? हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो और अब तुम्हें ही आगे जाकर ये गद्दी संभालनी है। ये बात सुन प्रिंस खुश तो जरूर हुआ, पर मन ही मन वो कुछ सोचने लगा। तभी राजा उसे बोलते हैं, बेटा, तुम इसे कोई मामूली तलवार मत समझना। ये तलवार हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और सभी मुसीबतों से तुम्हें बचाएगी। और राजा ने तलवार प्रिंस को सौंप दी। प्रिंस ने जैसे ही तलवार अपने हाथ में ली, वो तलवार चमकने लगी। पिताजी, ये तलवार लेकर मैं एक योद्धा से कम महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे काफी अलग शक्तियों का अनुभव दे रही है। तुम इसे अपने से कभी दूर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इसे अपने से कभी दूर मत जाने देना। हाँ पिताजी, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। और राजा वहाँ से चले जाते हैं और एल्बर्ट ये सब देखता है। मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं ये तलवार अपने बेटे स्टीवन का होते हुए देखना चाहता हूँ। बस एक बार ये तलवार मेरे हाथ लग जाए, बाकी चीजें तो अपने आप मेरी हो ही जाएगी। कुछ साल बीत गए और एक दिन राजा अलेक्जेंडर बहुत बीमार पड़ गए। देखते ही देखते उनकी तबीयत और खराब हो गई। ये सब देखकर
एल्बर्ट ने प्रिंस की शादी करने का प्रस्ताव उनके सामने दिया, जिसे सुन राजा अलेक्जेंडर ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हामी भर दी। प्रिंस की शादी किसी दूसरे शहर की प्रिंसेस से हो जाती है। प्रिंस और प्रिंसेस की सोच एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। एक दिन राजा चार्ल्स कहते हैं, आज से तुम्हारा ध्यान अंकल एल्बर्ट रखेंगे और तुम्हें उनका कहना मानना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राजा चल बसे और सारा बोझ अब चार्ल्स पे आ जाता है, पर चार्ल्स चीजें काफी अच्छे से संभाल लेता है। एक दिन, अब तो तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, तो ये तलवार अब तुम्हारे किस काम की? नहीं अंकल एल्बर्ट, पिताजी की ये आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी भी किसी कीमत पे अपने से दूर नहीं कर सकता। तो ये ऐसे तलवार मुझे नहीं देने वाला। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन प्रिंस अपनी पत्नी को लेकर उसके शहर जा रहे होते हैं। तभी कुछ सिपाही उसे घेर लेते हैं। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम काफी बुरा होगा। हमें जो करना है वो तो हम करके ही जाएंगे। चलो अब चुपचाप अपनी तलवार हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। ये तलवार ऐसे नहीं देगा। इसकी पत्नी को यहाँ से दूर फेंक दो। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी को कुछ मत करना। हार मानकर आखिर चार्ल्स को तलवार देनी ही पड़ी और तभी वहाँ हंसते हंसते एल्बर्ट आ जाता है और चार्ल्स को समझ आ जाता है कि ये सब किया कराया इसके अंकल का ही है। आखिर लोग अपनों से ही हार जाते हैं। अंकल, आपको पिताजी कितना माना करते थे। उन्होंने मुझे और इस राज्य को आपके ऊपर छोड़ दिया और चले गए, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ही सगा भाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बस अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है और मैं ये अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। पिताजी को दिए हुए वचन के कारण चार्ल्स विवश हो गया था। राजा और उसकी पत्नी वहीं जंगल के पास एक कुटिया में रहने लगे और अपना जीवन जीने लगे। और दूसरी ओर एल्बर्ट ने सारी चीजें अपने हाथों में ले ली और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। कुछ साल बीत जाते हैं। राज्य की हालत बिगड़ गई। वो राज्य जो कभी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वो अब एक उदास राज्य बन गया था। सब चीजों की कमी पड़ने लगी। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है अल्बर्ट। हमारे देवता जैसे राजा के साथ तुमने छलकर अच्छा नहीं किया, इसीलिए आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। सब राजा एल्बर्ट को कोसने लगे और राजा एल्बर्ट को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। शायद सच में ये सब इसी वजह से हो रहा है। आखिरकार छीनी हुई चीजों से किसी का भला नहीं होता। एल्बर्ट प्रिंस चार्ल्स को ढूंढने लगता है और उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपनी गलतियों की माफी भी मांगता है। बेटे, मुझे माफ कर दो। लालच के कारण मैं अंधा हो गया था और मुझे इसका सबक भी मिल चुका है। आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं इसी में खुश हूँ। एल्बर्ट वो शाही तलवार चार्ल्स को वापस करने का वादा करता है। जैसे ही चार्ल्स अपने महल में जाकर अपनी तलवार अपने हाथों में लेता है, वैसे ही शाही तलवार पहले की तरह चमकने लगी और देखते ही देखते सब पहले की तरह ठीक हो गया और सब खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा एक बुरी बला है।